नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचने वाले हैं। पुतिन के दौरे से पहले भारत रूस के बीच डिफेंस डील को मंजूरी मिली है। रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा की तरफ से 3 दिसंबर को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मंजूरी मिल गई। रूसी राष्ट्रपति के दौरे से पहले दोनों देशों ने अपनी दोस्ती को एक और मजबूत करते हुए इस डील पर हस्ताक्षर किया। बता दें कि रूस और भारत के बीच की दोस्ती काफी गहरी और पुरानी है। हालांकि अब इस दोस्ती के साथ एक नए आयाम को मजबूती देने की तैयारी चल रही है। रक्षा सहयोग के अलावा रूस अब व्यापार में भी भारत का विश्वसनीय और मजबूत साझेदार बनना चाहता है। यही वजह है दोनों देश लंबे समय के बाद व्यापार के अपने नए दरवाजे खोल रहे हैं। तो भारत और रूस, ये दो ऐसे नाम हैं जो अपने बेहद पुरानी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। कभी जब भी पड़ोसी देशों से खटास हुई है या कभी कहीं युद्ध की स्थिति बनी है, तो रूस वो देश है जिसने हमेशा भारत के लिए दोस्ती का पहला कदम उठाया है। और किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो अमेरिका का ट्रंप का टैरिफ वार हो या फिर चाइना की जो है वो ट्रेडा वार हो, व्यापारिक वार हो, इस बीच में रूस ने हमेशा भारत को सहयोग किया है और मुश्किल परिस्थितियों में एक सच्चा दोस्त बनकर सामने आया है। इसी तरह भारत भी, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा हो रूस को, भारत हमेशा एक पहले सच्चे दोस्त के नाते पहला कदम उसने दोस्ती का बढ़ाया है। अब ये रक्षा सौदे के साथ ही नए व्यापारिक समझौतों को भी दोनों जो हैं वो अंजाम देने वाले इस दोस्ती को। तो आपको कुछ जो क्रीक ऑफिसर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, भारत और जो रूस के बीच में ये दोस्ती किस तरह से आगे जाकर जो है एक मजबूत आयाम लेने वाली है। पहली बात, भारत और रूस के रिश्तों की दिशा इस डील के माध्यम से तय होगी, न केवल रक्षा सौदे की बल्कि जो अलग व्यापारिक जो सौदे हैं। आपको बता दें सबसे बड़ी बात क्या है, 1000 नए वहाँ पर जो मजदूर भर्ती होने वाले हैं अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के तहत रूस में, उसके लिए भारतीयों को तरजीह दी जा रही है और भारतीयों को आमंत्रित किया गया है कि वे रूस आएँ और यहाँ नौकरी के लिए नए दरवाजे उनके लिए खोले जा रहे हैं। चूंकि H1 वीज़ा को लेकर अमेरिका ने जिस तरह के प्रतिबंध भारतीयों पर लगाए हैं, ये हम कह सकते हैं कि रूस उस प्रतिबंध का एक जवाब दे रहा है। 30 घंटे पुतिन यहाँ पर गुजारेंगे, प्राइवेट डिनर पर भी बिजनेस की बात होगी। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद ये भारत का दौरा काफ़ी अहम होता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ और अन्य चीज़ों, H1 वीज़ा, टैरिफ को लेकर, इसके अलावा जो स्थायी वीज़ा है, नौकरियों को लेकर है, प्रवासी भारतीयों को लेकर जो रवैया अपनाया अमेरिका ने, उन तमाम बातों का जवाब जो है ये अलग अलग डील से हो सकता है। S4 जो वायु रक्षा रेजिमेंट है, आप जानते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उस दौरान S-400 जो है उसने सबसे महती भूमिका निभाई थी पाकिस्तान के हमलों का जवाब देने में। उसके जितने भी रॉकेट थे, जितने भी उसके हथियार थे जो हवाई हमले कर रहे थे, S-400 के माध्यम से, सुदर्शन के माध्यम से उन तमाम हमलों को जो है वो नष्ट किया गया। इसी तरह रक्षा, ऊर्जा और व्यापार, साथ ही साथ तकनीक, इन सभी सौदों को जो है अंतिम मुहर लग सकती है। इसमें ये कहा जा रहा है कम से कम 16 लाख करोड़ के जो समझौते होने वाले हैं दोनों देशों के बीच में। इससे भारत की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उस पर काफ़ी गहरा फर्क पड़ेगा, काफ़ी लाभ हमको होगा। इसके अलावा आंतरिक, सामरिक, अंतरिक्ष तक की बातों को लेकर, जो इसरो के जो नए प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर भी जो है रूस के साथ अहम समझौते हो सकते हैं। संयुक्त उत्पादन पर भी प्रस्ताव हो सकता है। मोबाइल, जैसे जिस तरह से एप्पल के जो है उत्पादन पर रोक लगाई गई है अमेरिका में, तो उसको लेकर हो सकता है रूस ये भारत में नए जो है वो घोषणाएं कर सकता है ये संयुक्त उत्पादन के तहत। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये लड़ाकू विमानों को लेकर जिस तरह से, चाहे राफेल की बात करें, चाहे अन्य जो लड़ाकू विमान उनकी हम बात करें, उसको लेकर रूस की जो हमारे साथ डील होने वाली है वो बड़ी भूमिका निभाएगी। जिस तरह से पहले ही रूस ने, पुतिन ने घोषणा की है कि भारत को वो हथियार देना बंद नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से बयान आया था कि रूस के द्वारा की जा रही मदद के माध्यम से ही भारत जो है वो पाकिस्तान पर और अन्य देशों पर हमले की रणनीति बना रहा है, उसे लाभ हो रहा है। इसके बावजूद रूस ने अपना रवैया नहीं बदला और साफ तौर पर पुतिन ने एक बयान दिया था कि रूस भारत को जो हथियार देने वाले हैं उसको लेकर अपने रवैये पर जो है कोई बदलाव नहीं लाएगा।
बात करते हैं अगली खबर की। हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की चौतरफा आलोचना हो रही है। गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक हुई। इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं, इतने सारे भगवान क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए अलग भगवान है, उनका नाम है हनुमान। 2 बार शादी करने वाले के लिए एक और भगवान है। शराब पीने वालों के लिए एक भैरव बाबा है। ऐसे अलग अलग भगवान क्यों हैं? वहीं इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस बयान की कड़ी आलोचना भी की है। तो आपको बता दें, सार्वजनिक तौर पर रेवंत रेड्डी ने यह बयान दिया था कि हिंदू देवी देवताओं के अलग अलग भगवान हैं और इतने भगवानों के माध्यम से आडंबर को हिंदू जो है वो जन्म देते हैं। उन्होंने सीधे सीधे नाम लेकर जो है वो भगवानों का अपमान किया था, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया कि जो कुंवारे लोग हैं वो हनुमान को मानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 2 शादी करने वाले भगवान को मानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो शराब पीने वाले भैरव बाबा को मानते हैं। ऐसे भगवानों का क्या औचित्य? उन्होंने साफ तौर पर सार्वजनिक रूप से इनके नाम लेकर, इन भगवानों के नाम लेकर जो है वो अपमानजनक बातें कही थी। इसके बाद भाजपा हमलावर है, अलग अलग नेताओं के बयान आए हुए हैं। इसके अलावा कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की गई है। तो आप बता देते हैं कि आपको उन्होंने क्या कहा था। सबसे बड़ी बात जो उनका कहा था कि भगवान के रूपों में किस तरह से उन्होंने, जो उनके रूप हैं उनको लेकर अलग अलग जो है वो बात कही थी और ये कहा था कि जिस मांस तो आपको बताते हैं कि ये कौन से ऐसे बयान हैं जिसको लेकर भाजपा आज पूरे देश भर में, न केवल साउथ में बल्कि पूरे देश भर में जिस तरह से आलोचना हो रही है रेवंत रेड्डी की। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भगवान के कितने रूप हो सकते हैं और ये भी कहा कि जो जिस मानसिकता का है वो उस भगवान को मानता है, उसने अपने लिए एक अलग भगवान बना लिया है। उस टिप्पणी को अगर हम अब देखें तो विपक्षी नेताओं ने जिस तरह से लिया है, जिस तरह से उन्होंने इस टिप्पणी को बात कही है, उसमें सबसे बड़ी बात ये कही है कि एक भगवान को क्यों नहीं मानते हिंदू, क्योंकि उनकी मानसिकता अलग है, इसलिए उन्होंने अपने लिए अलग अलग भगवान बनाए हुए हैं। उन्होंने गहरी नफरत जो है वो भाजपा का जो कहना है, उनकी जो तुलना की गई है कि जिस तरह से वो हिंदुओं के प्रति आग उगल रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति आग उगल रहे हैं, भगवानों के प्रति आग उगल रहे हैं, वो भी सार्वजनिक तौर पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये बैठक थी जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। उसमें उन्होंने धर्म में भगवान के रूपों की व्याख्या करने की कोशिश की अपने तरीके से। जैसे कि उन्होंने कहा कि भगवान जैसे कांग्रेस में अलग अलग मानसिकता के लोग हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, हिंदू धर्म में कितने भगवान? 3 करोड़, 33 करोड़। कोई वेंकटेश्वर को, कोई शिव का अनुयायी, जो अविवाहित है उनके लिए वो हनुमान है, जो 2 बार शादी करने वाले हैं उनके लिए अलग भगवान है, और साथ ही जो शराब पीते हैं उनके लिए यलम्मा, पचम्मा, मसम्मा और काल भैरव जैसे अलग भगवान हैं। मुर्गा खाने वालों के लिए अलग भगवान, दाल चावल खाने वालों के लिए अलग भगवान। इस तरह से उन्होंने तमाम चीज़ें कही और ये कहा कि जिसकी जैसी मानसिकता है, जो मानसिकता है, जो अपने हिसाब से वो भगवान को रूप दे देता है। भगवान के रूपों को लेकर भी उन्होंने जो है कड़ी टिप्पणी की है। तो जिस तरह से उनके बयान आए हैं, उन बयानों को अगर आप देखें, एक गहरी नफरत जो है, और साथ ही साथ भगवान को जो मानते हैं उनके आस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आप अपनी मानसिकता के हिसाब से भगवान का रूप निर्धारित करते हैं। ये सीधा सीधा उनका कहना है कि जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो उसी हिसाब से अपने भगवान का रूप निर्धारित कर लेता है। जो कुंवारा होता है वो हनुमान जी जैसे लोग भगवान बना लेता है क्योंकि वो उनको आदर्श मानता है। जो शराबी होता है वो भैरव, मुसम्मा, तिलम्मा जैसे लोगों को भगवान बना लेता है क्योंकि उनको शराब पीना होता है। जो 2 शादी करने वाले हैं, जो अय्याशी करने वाले हैं, वो अपने लिए अलग भगवान बना लेते हैं। इस तरह से उन्होंने केवल भगवानों को लेकर जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, बल्कि जो भगवान को मानते हैं उनकी आस्था को लेकर, उनकी मानसिकता को लेकर, उनके नैतिकता को लेकर, उनके धार्मिकता को लेकर भी जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणियां इस पूरे सम्मेलन के दौरान की है, जिसके बाद भाजपा ने अलग अलग जो नेताएं हैं उनकी कड़ी प्रतिक्रिया आई है और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की उन्होंने मांग भी की है।
नक्सलवाद की बात कर लेते हैं। बीजापुर जिले में सुबह से ही आज सुरक्षा बलों के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक के फायरिंग भी हो रही है। इस समय मुठभेड़ के बाद जो खबर निकलकर सामने आई है कि 15 नक्सलियों को यहाँ पर जवानों ने ढेर कर दिया है। वहीं पूरे इस मुठभेड़ में 2 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है, जिसमें कुछ जवान घायल भी हैं गंभीर रूप से, जिन्हें कि तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जानकारी सुरक्षा बलों की मिली थी कि बीजापुर में बड़ी संख्या में नक्सली जमा हुए हैं, जिसके बाद ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम वेस्ट बस्तर डिवीजन के ऑपरेशन में शामिल हुई। 16 दिन पहले ही आपको बता दें कि यहाँ पर लगे हुए जो इलाका है यहाँ पर आंध्र में, वहाँ पर खूंखार नक्सली जो कि नक्सल कमांडर सचिव कहा जिन्हें बनाया गया था, हिड़मा को मारा गया था। इसके अलावा हिड़मा के एनकाउंटर के बाद ये मुठभेड़ है। वहीं मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि क्षेत्र में लगातार सर्चिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में घायल जवानों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। तो आपको बता दें, लगातार ये बस्तर और आंध्र का जो लगा हुआ इलाका है, खम्मम के आसपास का ये क्षेत्र है, सीतापल्ली के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर ये मुठभेड़ जो है जारी है। इससे पहले जो ग्रेहाउंड के जो जवान हैं वहाँ पर उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें सब मोस्ट वांटेड जो नक्सली कमांडर है, जिसे कि पुलिस ब्यूरो का सदस्य भी कहा जाता है, महासचिव जिसे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था जनकरण जनरल कमेटी का, हिड़मा सबसे बड़ा नाम नक्सलियों संगठन में, हिड़मा को ग्रेहाउंड के जो जवान हैं उन्होंने मार गिराया था। अब उसी से लगे कुछ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में ये मुठभेड़ हुई है, जहाँ पर लगातार करीबन 24 घंटे से चल रही मुठभेड़ में 15 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से SLR, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा DRG बीजापुर के 3 जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों के हमला का सामना किया। सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ फोन पर लाइन पर मौजूद हैं। गणेश, इस मुठभेड़ में क्या कोई नामी नक्सली के भी मारे जाने की खबर है? जी देखिए, पुलिस के जो जवान है, सुरक्षा बल के जवान है, उनको एक सूचना मिली थी कि उस इलाके में, गंगालूर इलाके में जो सक्रिय माओवादी नेता है वेल्ला, जो डीवीसी भी है और नक्सलियों की इंटेलिजेंस विंग का चीफ कमांडर भी बताया जाता है, वो उस इलाके में मौजूद है अपनी पूरी टीम के साथ। और उसी के आधार पर आज एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सुबह से ही उस इलाके में, जो गंगालूर क्षेत्र का हाकवा का इलाका है, उस इलाके में मुठभेड़ चल रही थी और इस मुठभेड़ में अब तक 15 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी टीम का जो कमांडर है वेल्ला, वो भी मारा गया है। उस पर सरकार ने 8 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। तो वहीं दूसरी ओर इस मुठभेड़ में 3 जवान भी हैं जो शहीद हुए हैं। उनके अलावा 2 जवान जो घायल हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। जी गणेश, अगर हम बात करें हिड़मा की, जिस तरह से अब बीजापुर और आंध्रा के जो सीमावर्ती इलाके में हिड़मा को मारा गया था और उसके बाद लगातार जो सरेंडर हुए थे, तो ये माना जा रहा था कि हिड़मा के मारे जाने के बाद अब नक्सलियों के जो हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके हैं और उनके पास समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उसके बावजूद ये सक्रिय थे नक्सली, तो क्या हम ये माना जाए कि अभी भी संगठन में ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ नक्सली बचे हुए हैं जो कि इस विचारधारा के खिलाफ हैं, समर्पण की विचारधारा के खिलाफ है? जी देखिए, हिड़मा के मारे जाने के बाद नक्सलवाद और जो संगठन है वो कहीं ना कहीं से कमजोर तो जरूर हुआ है, परंतु अब भी जो बटालियन का कमांडर है देवा, वो अभी भी बस्तर के जंगलों में मौजूद है, सक्रिय है। उसके साथ लगभग 100 से अधिक साथी जो है, हथियारबंद साथी, वो है उनके साथ में। उसके अलावा एक नाम पापाराव का है जो इस समय आतंक का पर्याय बना हुआ है। उसके अलावा एक बेल्ला जो आज मारा गया, ये भी इस इलाके में सक्रिय था। इन दोनों को, तीनों को अगर छोड़ दे तो कुछ नक्सली और भी हैं जो सक्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई बड़ा लीडर इनका अभी भी है मौजूद है, जिसके सहारे और जिसके भरोसे ये अभी भी इस इलाके में संगठन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो परंतु जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने आज जो मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसमें 15 नक्सली मारे गए हैं और एक वेल्ला भी मारा गया, तो कहीं ना कहीं इसके बाद एक बड़ा असर जो है बचे हुए नक्सलियों पर देखने को मिल सकता है। जी
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया गणेश पूरी जानकारी के लिए। गणेश हमें बता रहे थे कि जिस तरह से हिड़मा मारा गया था, तो नक्सलियों की एक जो मजबूत कड़ी जो है वो टूट गई थी और नक्सलवाद जो है अंतिम साँसें ले रहा था, ये हम मान के चल रहे थे। लेकिन अभी भी पापा राव, बारसे देवा जैसे कुछ लोग हैं, सुमित, सुरेश जैसे कुछ जो है नक्सल सम जो बड़े नेता हैं, वो अभी भी सक्रिय हैं और समर्पण की विचारधारा के खिलाफ हैं और वे अभी भी संघर्षरत हैं, इस हिंसा नक्सलवाद हिंसा को जो है वो आगे अंजाम देने के लिए। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है। अंबिकापुर जिले के अमेरा कोल खदान विस्तार के मामले में ग्रामीण और प्रशासन आज आर पार की मूड में सामने आ गए। आज कंपनी के ग्राम परसोड़ी कोला में कोल का खनन किया जा रहा था। इसी बीच ग्रामीण महिला पुरुष युवाओं का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। उन्होंने खदान विस्तार का पुरजोर विरोध किया। इस बीच ग्रामीणों और पुलिस में झूमा झटकी भी हुई, जिसमें 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को खदेड़ दिया है। मौके पर भारी फोर्स तैनात किया गया है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से हजारों की संख्या में ग्रामीण यहां पर आए और पुलिस बल पर उन्होंने हमला बोल दिया। आपको बता दें, एक सीमित स्थान तक जो है इसे खनन की अनुमति दी गई थी। उसके बाद ये अनुमति बढ़ा दी गई, विस्तार किया गया और इसी विस्तार का ग्रामीण विरोध कर रहे थे और हाथों में पत्थर लिए ग्रामीणों का हुजूम फोर्स पर यहाँ पर टूट पड़ा। 40 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फोर्स को यहाँ पर अश्रु गैस का है वो इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन प्रशासन के निर्देश के कारण इन पर लाठीचार्ज से फोर्स बचती रही और केवल सुरक्षात्मक दृष्टि से यहाँ पर जो है पूरे मामले को, पूरी घटना को अंजाम दिया गया। देख सकते हैं तस्वीरों में आसपास के गांवों का पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है। ग्रामीण, आसपास के जो ग्रामीण हैं, इस खदान के विस्तार का, खनन के विस्तार का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि जिस सीमित स्थान पर, जितने सीमित क्षेत्र में खनन की अनुमति दी गई है वहीं तक रहे, ग्रामीण क्षेत्र में ये आगे खनन न किया जाए। लेकिन जब ये विस्तार को प्रशासन की अनुमति मिल गई, उसके बाद खनन का कार्य जब आगे बढ़ाया गया तो ग्रामीण इसके विरोध में आ गए। सेक्स, शादी, गाड़ी और टेस्ट ड्राइव में कोई फर्क नहीं है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले भी यही मुद्दा उठा था जब चर्चित संतों ने, प्रेमानंद महाराज ने और कथावाचक अनुद्धाचार्य ने लड़के लड़कियों के चरित्र और आचरण की बात को लेकर अपने बयान दिए थे। अब भी कुछ लोग, इसमें महिलाएं भी शामिल थी, वो विरोध में अपने विचार भी रख रहे थे। जैसे गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं, वैसे ही शादी से पहले भी टेस्ट ड्राइव जरूरी है। बताइए। अब बिलासपुर में एक बाबा आए हैं जो टेस्ट ड्राइव की वकालत कर रहे हैं। इन बाबा का नाम है परम आलय धर्मगुरु है। इनका विवादित बयान इस वजह से चर्चा में आ गया है कि इनका कहना है कि लड़कियों और युवाओं को शादी से पहले शारीरिक संबंधों पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे गाड़ी खरीदने से पहले उसे चलाकर देखते हैं, गाड़ी मालिक होने से पहले गाड़ी चालक होना जरूरी है, उसे ही शादी से पहले अनुभव और समझ जरूरी है। उनका इस बयान की वीडियो सामने आया तो विवाद बन गया। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि सेक्स की जो उम्र है वो 14 साल होनी चाहिए, क्योंकि इस समय तक लड़के और लड़की परिपक्व हो जाते हैं, इसलिए जो है उन्हें 14 साल में ही सेक्स करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। अब बाबा का जो सार्वजनिक मंच पर बोलने की जो है वो आया है, तो गाड़ी खरीदने हैं तो टेस्ट ड्राइव करे या न करे, कोई शादी से पहले सेक्स करे या न करे, इस बाबा को इनमें रुचि क्यों है? तमाम बाबाओं की इसमें राय अलग अलग हैं। हम ऐसे सार्वजनिक तौर पर सुनवा भी नहीं सकते, लेकिन बिना कुछ सुनाए आपको रहते नहीं, तो कुछ आपको सुनवाते हैं बाबा ने क्या क्या कहा और फिर बताते हैं इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं। दो जड़ें हमारी मजबूत करती है, भोजन और सेक्स। न तो सेक्स एनर्जी के बारे में कोई बातें हो रही है, न भोजन के बारे में कोई बातें हो रही है। आज सेक्स एनर्जी इतनी कीमती ऊर्जा है जो हमारे हिंदुस्तान में पूजनीय योग्य थी, जिससे हमारा जन्म हुआ है, वो ऊर्जा पूजनीय योग्य की निंदनीय है? पूजनीय योग्य, और उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। 14 साल की उम्र में लड़का सेक्स से मैच्योर होता है और लड़की भी एमसी पीरियड में 14 साल की उम्र में आती है। आपसे मेरा एक सवाल है कि गाड़ी चलाने दिलाने के पहले गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए कि बिना चलाए दे देना चाहिए गाड़ी? क्या होना चाहिए? पहले सिखाना चाहिए। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए, और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए, ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके। और उसी सेक्स एनर्जी से हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, उसका आभा मंडल बढ़ेगा। तो बाबा का ज्ञान धर्म के बारे में चाहे ज़्यादा हो चाहे ना हो, लेकिन सेक्स के बारे में पूरा ज्ञान है बाबा को।
कितनी उम्र में जो है वो सेक्स करना चाहिए, कब परिपक्व हो जाते हैं और कब उन्हें जो है टेस्ट ड्राइव करने यानी कि सेक्स करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस पर बाबा का पूरा ज्ञान है। तो आपको बताते हैं कि क्या हुआ, बाबा के इस पूरे प्रवचन के दौरान जो है उन्होंने क्या-क्या कहा, ये आपको बताते हैं। इस आयोजन को आध्यात्मिक एक कार्यक्रम बताया गया था, जहाँ पर उन्होंने एक अपने अनुयायियों के साथ संस्था के द्वारा इस आयोजन को जो है रखा गया था। जब धर्मगुरु ने ये बयान दिया तो वहाँ का पूरा माहौल एक तरह से जो है पूरी तरह से बदल गया। किशोरों की उम्र को लेकर उन्होंने टिप्पणी करना शुरू किया और लगातार इस पर जो है वो अपना ज्ञान देते रहे। सामाजिक व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा, पारंपरिक मान्यताओं को लेकर कहा, लेकिन उनका फोकस था युवाओं, लड़के और लड़कियों की उम्र को लेकर, सेक्स की उम्र को लेकर और उनके जो है तमाम हार्मोन्स को लेकर और तमाम एक्टिविटीज़ को लेकर। तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से गाड़ी को खरीदने से पहले उसे चलाना जो है वो आना ज़रूरी है, उसी तरह शादी से पहले जो है ये तमाम चीज़ों का अनुभव ज़रूरी है। उन्हें टेस्ट ड्राइव के तौर पर जो है इसकी अनुमति दी जानी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने एक नई बहस को जो है वो यहाँ पर जो है जन्म दिया है कि जिस तरह से 18 वर्ष की उम्र को 18 और 21 वर्ष की उम्र को शादी के लिए और तमाम चीज़ों के लिए मान्य किया गया है संविधान में, उन्होंने अब इस उम्र को 14 वर्ष का बताया है कि 14 वर्ष में जो है उसकी अनुमति होनी चाहिए यौन संबंधों के लिए। और फिलहाल 9 की बात में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।